जिलाध्यक्ष श्री बाबूराम ठाकुर जी, पथ परिवहन कर्मचारी कल्याण संघ के श्री बलवीर चौधरी जी, ये HPSEB संघर्ष समिति अर्की के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हेमेंद्र गुप्ता जी, इनके साथ ही जो बिहार यूनिट की जो ये संघर्ष समिति है इनकी HPSEB की प्रेम सिंह चौहान जी व्यक्ति है, श्री ओम प्रकाश गर्ग पुलिस एसोसिएशन, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ अर्की कुनिहार यूनिट के आरपी जोशी जी, अर्की यूनिट के श्री देवरूप अत्री जी, महामंत्री श्री RR वर्मा जी और उपस्थित मेरे पेंशनर भाइयों। अब मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी दे देता हूँ कि ये जो पेंशनर संघर्ष समिति जो बनी है इसमें कौन कौन सी एसोसिएशनें सम्मिलित हुई है। इसमें है, ये तो 3-4 तो मैंने बता ही दी है। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ नंबर 1, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पेंशनर फेडरेशन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य पेंशनर संघ, हिमाचल प्रदेश परिवहन सेवा निवृत्त कर्मचारी कल्याण, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन, विद्युत परिषद सेवा निवृत्त सर्व कर्मचारी संगठन, हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन, लोकल अर्बन बॉडी फेडरेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, नौणी विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, सर्व कर्मचारी संघ, सर्व हितकारी पेंशनर संगठन। ये सारे जितने भी जो पेंशनर संगठन है वो एक ही छत के नीचे आज की डेट में आए हुए हैं और एक बनाई है। और इनका जो है इसके जो अध्यक्ष है जो संगठन वो है आदरणीय सुरेश ठाकुर जी जो कांगड़ा से है और महामंत्री हमारे इंद्रपाल शर्मा जी है। धन्यवाद। अब आगे की कार्यवाही। धन्यवाद कृषि शर्मा जी। तो मैं अब अनुरोध करूंगा IT यूनिट के बहुत ही जाने माने और जुझारू प्रधान श्री देवरूप अत्री जी से जो अपने विचार रखें और जो आए हुए मेहमानों का स्वागत तो अब मैं अनुरोध करूंगा बाबूराम कोंडल जी से कि वो माननीय इंद्रपाल शर्मा जी को जो कि हमारे स्टेट लेवल के नेता है महामंत्री जी है वो सम्मान करें। अब आगे हमारे बहुत ही आदरणीय पूजनीय BR वर्मा जी को इंद्रपाल शर्मा जी सम्मानित करें। तालियों के गड़गड़ाहट के साथ मदन शर्मा जी जो सिटी प्रधान शिमला के हैं, बहुत ही योग्य और सम्माननीय है। देवरूप शर्मा जी प्रदेश सचिवालय तो इनके लिए देवरूप देवरूप अच्छा
हमारे बिजली बोर्ड से एसोसिएशन के संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री हेमेंद्र गुप्ता जी को सम्मानित करेंगे कामेश्वर शर्मा जी। तो आइए। और हाँ, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सेन कुमार नेगी जी को सम्मानित करेंगे। बाबूराम प्रेस सेक्रेटरी विधायक संघर्ष समिति, ये हमारे संघर्ष समिति के प्रेस सेक्रेटरी है जी। बहुत योग्य है दोस्तों, ये आपका भाग्य है जो ऐसे लोग हमें मिले हैं। साथ में विजय जी, इनके साथ हाँ, विजय जी को सम्मानित करेंगे हमारे मुख्य सलाहकार श्री राम सिंह वर्मा जी। कृपया मंच पे। अच्छा, अब हमारे माननीय जिलाध्यक्ष बाबूराम कौंडल जी को सम्मानित करेंगे अमरनाथ शर्मा जी। आइए अमरनाथ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो बच गया तो कोई बात नहीं, आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। भाटिया जी आप आ जाओ। नहीं कुछ नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आज तो हमारी आवाज पहुंचाना एक और जा मैं कर रहा हूँ। योगेश हमारे नौजवान हैं। मैडम को देखो, मैडम ठहरो। और हमारे प्रेम जी जो है रोडी से, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। आइए मंच पे प्रेम जी, आ जाइए। ये हमारे बड़े मित्र हैं, बहुत जुझारू हैं, मिनिस्टर हैं। हो गया। देवरू मेहतर जी से, जो कि प्रधान मोटारिकी हैं, वो अपने विचार रखें और जो आए हुए मेहमान उनका स्वागत करें। देवरू बद्री जी। सभी पेंशनर भाइयों का मैं अर्की यूनिट अध्यक्ष के नाते आप सबका स्वागत करता हूं। संघर्ष समिति जो इस टाइम बनी है उनका भी स्वागत करता हूं, जिसमें इंद्रपाल शर्मा जी महासचिव प्रदेश संघर्ष समिति, भूपराम वर्मा जी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश महासचिव, मदन लाल शर्मा प्रदेश सचिवालय पेंशनर संघ अध्यक्ष, बाबूराम ठाकुर जी जिला अध्यक्ष, बलबीर चौधरी जी ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष, सभी जितने भी यूनियन के पदाधिकारी पहुंचे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा। हमने 1980 से भी संघर्ष किया, एक याद दिलाना चाहता हूं कर्मचारियों के हित के लिए। 80 में हमें जेल हो गई, जेल जाना पड़ा।
और जेल में जो कुछ हुआ आज भी हमें याद है। 80 से 86 तक कोर्ट में मुकदमे भुगते। सुबह कोर्ट में खड़े हो जाते थे 16, 5 बजे आवाज लगती थी अगले महीने तारीख को। 6 साल हमने उस तरीके से कर्मचारियों के हित में लड़ाई लड़ी और आज हम पेंशनर हैं। आज भी हम फिर खड़े हैं। अगर पेंशनर भाइयों के पीछे कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जेल जाना पड़ेगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। ये जो संघर्ष समिति बनी है, इनके जो भी आदेश होंगे उन आदेशों का हम पालन करेंगे। और मैं ज्यादा न कहता हुआ यहाँ जो भी यूनिटों के पदाधिकारी, महामंत्री पहुंचे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बाकी बहुत वक्ता है जो अपने विचार रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा मैं देता हूँ हमारे अजय भाई को दे दी ना। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय इंद्रपाल शर्मा जी, जो कि सदा से ही कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और समाज के कल्याण के में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने 2 शब्द कहें। और थोड़ा सा इनके लिए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि घोष हो जाए, तो शब्द लगाइए नारा। तो इंद्रपाल शर्मा जी आगे बढ़ो, इंद्रपाल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंद्रपाल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंद्रपाल शर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये पूरा ब्रीफ करेंगे आप कि कहाँ क्या हो रहा है। धन्यवाद। आज भारतीय राज्य पेंशन महासंघ अर्की इकाई की बैठक का आयोजन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले से ही हमारी सारे यूनिटों की तिथि निर्धारित है। तो अब जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि कल बिलासपुर में हमारी प्रदेश की संघर्ष समिति जो है उसकी बैठक थी। उसके लिए हम वहाँ पे गए थे। तो उसमें हमारे मित्र भूपराम जी, ये रात को इन्होंने वहाँ स्टे किया। तो मैंने बाबूराम जी से बात की कि जो वहाँ निर्णय हुए हैं उनको जो उसके बारे में जानकारी देने के लिए और आपका मार्गदर्शन भी मिले, क्योंकि यहीं से इन्होंने शिमला जाना था। तो मैंने कहा आप अर्की होकर के आए। तो फिर जल्दी में जो रात को जिनसे संपर्क हो चुका वो मैंने यहाँ पे आमंत्रित किए। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पे अपनी ओर से भूपराम वर्मा जी का, जो हमारे पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन स्टेट के पेंशनर एसोसिएशन के स्टेट के महामंत्री हैं, और साथ में कल इनको जिम्मेदारी अतिरिक्त महासचिव की एक्शन कमेटी की दी गई है। ये सेवानिवृत्त हुए हैं अंडर सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस मिशन से। और साथ में श्री मदन जी जो शिमला यूनिट इकाई के भी अध्यक्ष हैं, और प्रदेश सचिवालय जो संगठन है और अन्य संगठन उनके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही हमारे बाबूराम जी जिला अध्यक्ष, और हमारे ट्रांसपोर्ट के, मैंने इनसे अनुरोध किया था रात को, ब्रिजलाल जी तो हमारे साथ ही थे बिलासपुर। वहाँ से फिर मैंने इनसे आग्रह किया कि भाई आप सिटी यूनिट के कम से कम जो हमारे प्रधान वगैरह इनको तो आप भेजें। तो ये हमारे बीच में बलबीर चौधरी जी जो अध्यक्ष हैं, ये हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अर्की इकाई यूनिट के प्रधान हमारे महेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। और हमारे साथ अन्य सभी जो वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए हैं, कुनिहार से हमारे बिजली बोर्ड के, बिजली ट्रांसपोर्ट के भी हैं, और साथ में कीर्ति आजाद जी जो डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुए हैं हॉर्टिकल्चर से, ये हमारे कुनिहार इकाई के हैं, इनको भी मैं साथ लेके आया हूँ। और पत्रकार बंधु, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले भारतीय राज्य पेंशन महासंघ 2019 में जब मेरे पास ये दायित्व आया, तो मैंने एक संकल्प लिया था हमारी यूनियन ने कि हम प्रदेश के जितने भी पेंशन एसोसिएशन हैं, जितने भी संगठन हैं, उनको एक मंच पे लाएंगे। उसमें हमने वहाँ से प्रयास शुरू किया। 2019 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पालमपुर में हुई, तो उसमें हमारे साथ उस समय केवल 4 यूनियनें कार्यरत थी।
उसके बाद हमने और धीरे धीरे प्रयास करते रहे। बिलासपुर में मीटिंग की, उसमें साथ हमारे भाई मदन जी जो सचिवालय संघ के ये जुड़े, और शहरी इकाई के जो अध्यक्ष हैं सैन सुंदरनगर से वो जुड़े और उनको एफिलिएशन भी दी। तो धीरे धीरे करते हुए ये संख्या हमारी आगे बढ़ी। फिर हमने आपस में विचार किया कि एक अभी बहुत जरूरत है सभी को, और जो हमसे प्रमुख संगठन है उनको इसमें एक मंच पे लाने की। तो उसके लिए एक प्रयास हुआ। 7 अगस्त को हमने हमीरपुर में बैठक आयोजित की। उसमें मेरे साथ एक तो बहुत बड़ा संगठन है, तो उनसे अनुरोध किया और मैं आभारी हूं कि अभी 5 दिन पहले ही उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करके सब लोगों से बात करके सहमति देके कल उन्होंने विधिवत हमारे साथ ज्वाइन कर दिया। जो बहुत बड़ी बात है। इसमें सारे 2-3 लोग जो है चीफ इंजीनियर के हैं जो कल बिलासपुर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इंजीनियर एसटीओ वगैरह सारे लोग के सारे, ग्रिड स्टाफ पहले ही चल रहा था। तो साथियों उसको लेकर के कल जो एक रूपरेखा तैयार की गई, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रदेश सरकार 3 वर्ष का समय जो है बीतने जा रहा है। इन 3 वर्षों के अंदर जो दुर्गति प्रदेश के 1,82,000 पेंशनरों की हुई है आज तक इतिहास में। बार बार सभी संगठनों ने अपने अपने माध्यम से निवेदन किए, सबसे अनुरोध किए सरकार से कि जो हमारी देय राशि है वो दे। बड़ी अजीब बात है, कोई नई मांग तो हम कर नहीं रहे। कोई नई चीज हमने मांगी कि हमारे को ये दे दो। अरे भाई हम तो वो मांग रहे हैं जो हमारे अधिकार है। 35 साल है जिन लोगों ने सर्विस की, जो हमारे राइट्स हैं, संवैधानिक हैं, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार जो टाट-पोट करती जा रही है। और आज आपको सबको मालूम है कि सिर्फ एक किस्त पिछली सरकार के टाइम में मिली थी और 2021 और 22 के बीच में जो सेवानिवृत्त हुए उनको तो कुछ भी नहीं मिला हुआ है। और उसके अलावा उनकी सारी देनदारी जो हम आंकड़े हैं वो 11,000 करोड़ से ऊपर इस वक्त देनदारी सरकार के पास है। और 13% जो है ड्यू हो गया है। 4% 22 का जो उन्होंने दिया था उसका भी एरियर अब तक नहीं मिला है। उसके बाद 23-24 की जो 2 किस्तें थी, 4, 8 और 3, 11। पीछे फिर मुख्यमंत्री जी ने फैसला एक घोषणा कर दी विधानसभा में, बजट में घोषणा कि हम 3% की दे रहे हैं। तो हमने उस पर इतराज किया कि भाई 3 क्या कर रहे हैं, पहले जो हमारी पिछली हो वहां से दो। लेकिन सरकार की ये योजना मैं बार बार सबसे यही बैठक में करता रहा कि आप सतर्क रहें। वर्तमान सरकार ने ये तय कर रखा है कि नई प्रथा शुरू कर दी। ये अच्छा व्यवस्था परिवर्तन है कि पिछला डिफ्रीज कर दो, 3% दे दो, बाकी बाद में देखेंगे। तो इस तरह का जो प्रयास सरकार के हुए, सभी लोगों ने अपने अपने मन से जो है बातें उठाई। जब हमने देखा कि ये कुछ करने वाली नहीं है, सरकार ना देने वाली है, 300 करोड़ से ऊपर मेडिकल भत्ते जो है वो पेंडिंग है लोगों के, जिसका भुगतान नहीं किया। और हमारे अनेकों पेंशनर जो है हजारों की संख्या में सड़क को सिधार गए इंतजार करते करते कि वो मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। हमारे लिए एक सरकार कहती है कि हमारे पास वित्तीय संकट है, उनके लिए कोई वित्तीय संकट नहीं है। मैंने प्रेस में भी कहा, उनसे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आपके मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, सरकार ये आंकड़े जारी करे कि जो ये सारी टीम है इनके मेडिकल बिल के कितने पेंडिंग है। एक भी पेंडिंग नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 16 लाख का एकदम से ले लिया था जो फॉरेन कंट्री में गए थे। इनके 2 मिनट के अंदर सारी पेमेंट हो जाती है। फिर अभी सेशन हुआ, उसमें इन्होंने बढ़ोतरी की कि हम भी 9 साल थे, तो मैंने कहा हम भी तो 2016 का स्केल मांग रहे हैं भाई, हमारे भी तो 9 साल ही हो गए। तो सरकार ने तो चलो करना ही था, विपक्ष ने की ये भूमिका रही, उसकी भी हमने भर्त्सना की कि उन्होंने मेज थपथपा के अपने लिए तो ले लिए 24% सीधी बढ़ोतरी कर दी। आज एक MLA 2,95,000 जो ले रहा है, उसके अलावा दूसरे भत्ते और जो उनकी मीटिंग होती है, जो कमेटियां बनती हैं, जो उनको उसमें मिलता है वो अलग है। और इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी। और जो साथियों प्रदेश के जो वर्तमान कर्मचारी हैं, हमने तो 70 का संघर्ष किया। एक दिन की ही ऐतिहासिक स्ट्राइक हुई थी 24 जनवरी 79 को, शायद कुछ लोग इसमें शामिल होंगे। बहुत तगड़ी प्रदेश एक ही दिन झटके में सरकार झुक गई थी। शांता कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री होते थे, वो मिल गया था। उसके बाद 80 के बाद टुकड़े टुकड़े होते गए। सरकार की पॉलिसी के धीरे 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 करते सबको अलग कर दिया। और जो वर्तमान में NGOs के हैं वहां भी 8 संगठन चल रहे हैं। तो
और इसके लिए सरकार ने दबाव बनाने के लिए नीति बनाई। आपने देखा होगा सचिवालय के जिन कर्मचारियों ने आवाज उठाई सबके लिए थी, वो उनके अपने लिए तो थी नहीं। और उसके लिए सरकार ने पहली बार हमने देखा कि प्रिविलेज नोटिस, बैठक हो रही है सचिवालय में, प्रिविलेज नोटिस जारी हो रहा है विधानसभा से। कोई उन्होंने वहां नारेबाजी की, पंपलेट फेंके, बड़ी अजीब बात। हमने इतने संघर्ष किए, पुतले भी फूके, चाहे वो रामलाल जी हो, पूर्व में दूसरे वीरभद्र जी रहे और रहे हो, कोई ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज एक तलवार लटका दी है सरकार ने, टेरर पैदा कर दिया है ताकि संगठन कुछ कर ना सके। अभी बिजली बोर्ड के ऊपर आपने देखा इनका संघर्ष होने जा रहा था। सरकार ने जब प्रेशर बढ़ा तो उनको वार्ता के लिए बुलाया। अपने जो उनका कुम्हार हाउस में ऑफिस है प्रदेश स्तर का, वहां भी उनको बैन कर दिया, धारा 144 लगा दी कि आप अपनी मांग जो है रख नहीं सकते। ये संविधानिक अधिकार है हमारा, इसको छीनने का प्रयास और हमारे अधिकारों को छीनने का प्रयास, उनके ऊपर टेरर पैदा कर दिया कि एक प्रिविलेज नोटिस है, प्रमोशन कर दी, प्रिविलेज नोटिस अभी तक वापस नहीं लिया और उनको धमकाने का काम शुरू हो गया। तो हमने बीड़ा उठाया कि सरकार शायद ये सोच रही है कि ये तो बुजुर्ग है, कुछ बूढ़े कर ही कुछ नहीं सकते। तो साथियों, इसके लिए हमने आह्वान पूरे प्रदेश में किया और मुझे खुशी है इस बात की कि आज 10% भी मुझे नहीं लगता वर्मा जी के लोग हमसे बाहर रहे होंगे और संपर्क में हैं। सारे वर्मा जी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो केंद्रीय कर्मचारी भी रिटायर हुए हैं उन लोगों ने भी जो है साथ आकर के हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं। और उसके अलावा कारपोरेट सेक्टर हो, बिजली बोर्ड हो, इनको सबको, क्योंकि जब सारे सामूहिक रूप से इकट्ठे होंगे तब ही जाके सरकार को झुकाया जा सकता है। बड़ी बड़ी सरकारें झुकी हैं, ऐसा नहीं है, पर इनको जो मिसगाइड कर रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, इन्होंने भी सोच लिया था कि दोबारा तो हमने आना नहीं है, जो मर्जी करते रहो। तो साथियों, अपने लिए अधिकारों के लिए जो फ्रंट बना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमने निर्णय तो ये लेना था कि हम जल्दी संघर्ष करना चाह रहे थे, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है प्रदेश में, आपदा आई है, अनेकों, ये तो आंकड़े सरकारी जो 500 जो अनऑफिशियली आंकड़े उसमें तो हजार तक 600-800 की संख्या में लोग मर चुके हैं। तो हमने इसको डेफर किया 1 महीने के लिए कि 1 महीने तक हम इसको आगे जो निर्णय हमने लिया वो कल जो है हमने सारी एसोसिएशनों का डिमांड चार्टर ले लिया है। जो प्रमुख मांगे हैं वो तो आपको पता है, रिवीजन ऑफ पे स्केल, एडीए लेना देना सब कुछ है। उसके अलावा जैसे ट्रांसपोर्ट के हैं, इनको पिछले महीने 30 तारीख को पेंशन मिली, आप अंदाजा लगाइए। और मुख्यमंत्री की घोषणा, उप मुख्यमंत्री की घोषणा, वहां से बोलते हैं कि हर हालत में इनको जो है 15 तारीख से पहले पेंशन मिल जाएगी। कहाँ है अग्निहोत्री जी, कहाँ 15 तारीख तो 30 हो गई। ये इनके साथ ये चल रहा है। तो इसके अलावा बिजली बोर्ड के कुछ मुद्दे हैं जो इनके अपने व्यक्तिगत है। इनकी पेंशन का प्रावधान परमानेंट हो, बिजली बोर्ड की जो कुछ डिमांडें हैं, कारपोरेट सेक्टर की कुछ डिमांडें, उनको सारा हम बैठ करके सेट आउट करके डिमांड चार्टर कल तक जो है सरकार को चला जाएगा पूरे नोटिस के साथ कि 30 सितंबर तक सरकार जो है अगर ये हमारी मांगे नहीं मानती है, प्रमुख मांगे जो है, तो उसके बाद संघर्ष होगा। और संघर्ष भी कैसा होगा, उसके लिए जो पूरी रूपरेखा बना दी गई है कि पहला कार्यक्रम जो हमारा अक्टूबर में होगा वो हर जिला स्तर पे जो है धरना प्रदर्शन होगा। और उसके लिए ये नहीं पता होगा कि इससे पहले जब एनजीओ फेडरेशन होते थे 80 तक 5 जिलों के प्रधान हमारे अर्की से ही थे। रमेश कौंडल जी संयुक्त सेक्रेटरी यहाँ से थे, हजारू राम बिलासपुर के यहाँ से थे और बहुत से लोग यहाँ से थे। 5 मैं मंडी का प्रधान, बिलासपुर में हमारा जनरल सेक्रेटरी और फॉरेस्ट एसोसिएशन बलीराम कुल्लू का प्रधान, सोलन तो थे ही, सिरमौर में भी हमारा प्रधान। तो इस तरह से अर्की ने तो लीड किया है। तो हमने एक सोचा कि क्यों ना हम आज ही यहाँ प्रयास कर दे। तो मैंने संपर्क किया जो हमारे ट्रांसपोर्ट के दूसरे लोग हैं और पुलिस एसोसिएशन 3 यूनिट तो यहाँ पे आ गई हैं। अब इसके बाद सारों को जो है संबंधित जो यूनियनें हैं उनके दिशा निर्देश आएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अब जो अब कार्यक्रम चलेंगे अगले महीने से अक्टूबर में अब ज्वाइंट मीटिंगें ही होंगी, सबकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नाम से उसका गठन होगा, जिला स्तर पे होगा। जिला के बाद हम उसको ब्लॉक लेवल पे ले जाएंगे और इनको सारी यूनियनें जितनी हमारी है, इनके जो वरिष्ठ लोग हैं
उनके से हमने नाम मांगे हैं, उनमें हम शामिल करेंगे। और ये जो हमारा संघर्ष है ये बहुत अच्छा इसको कार्यक्रम होगा, उसकी तैयारी करनी साथियों। जो हमारा सोलन जिले से हम संबंधित हैं, एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हम करेंगे जिला प्रदर्शन का। और हमारे साथ ऐसा नहीं है, जो प्रदेश से सरकारी सेवा विभाग से जो रिटायर हुए हैं, जो सुरेश जी, तो आपको थोड़ा बीच में बता दूं, 5 आप लोग भी बहुत कहते हैं, 5 मार्च को जो प्रदेश स्तरीय धरना हमने सांकेतिक दिया था, उसी दिन हमने संकनाद कर दिया था प्रदेश में कि आज से हम जो है अलर्ट हो गए। और वहीं उन्होंने समर्थन हमारे को आके दिया था सुरेश जी ने। उस वक्त वो वरिष्ठ उप प्रधान थे, आज वो पूरे प्रदेश के प्रधान बने गए। और उनके साथ जो पूरी इनका जो संगठन है, सिर्फ वो ही नहीं, अब तो जो संघर्ष समिति बनी उसका भी हमने उनको अध्यक्ष बनाया है। और एक बहुत विस्तृत योजना के तहत जो है ये कार्यक्रम चलेगा। और मुझे आशा है कि 1980 के जो आंदोलन हुआ था उसको हम दोहराएंगे अगर ये सरकार ऐसी चल रही है। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन रहेगा कि अब ये ना सोचे कि जी इनकी मीटिंग है, उनकी मीटिंग है, अब ये ज्वाइंट मीटिंगें होगी, दिशा निर्देश आपको आ जाएंगे। हमने नाम ले लिए, ट्रांसपोर्ट के तो आ गए, दूसरे के भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। और उस हिसाब से दिशा निर्देश जो आपको आएंगे, आप तैयारी करिए, क्योंकि कोई संघर्ष एकदम से तो होता नहीं कि हम बाहर निकल गए, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ग्राउंड लेवल पे हमें लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सबको साथ लेना पड़ेगा। आज अब थोड़ा सा मौसम का भी प्रकोप रहा कि कुछ और संख्या और बढ़नी थी, तो हमने तो 2-3 कार्यक्रम यहाँ पे किए हैं, 150-200 की। और हमारे वर्मा जी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, हर यूनिट की अलग अलग मीटिंग होती है। कल हमारे कुनिहार की है, उसके बाद जयनगर है, रामशहर है, हर यूनिट में हमारी बैठकें होती हैं। तो अब जो हमारे साथ सहयोगी संगठन जुड़े, इनसे भी मैंने आह्वान कर दिया है कि जो हमारी अगली मीटिंग जहाँ जहाँ हो रही है वो सारी, चाहे बिजली बोर्ड के हों या आपके ट्रांसपोर्ट के हों या कारपोरेट सेक्टर के हों या पुलिस के हों, पुलिस के तो चल ही साथ, तो ये सारे लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। और हम इसका जो आप लोगों के सामने जो अगला कार्यक्रम होगा, जो हमारी अगली योजना होगी, उससे आपको अवगत करवाएंगे। पर साथियों, मेरा बार बार निवेदन आपसे यही है। और मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये भ्रम रहता है कि पता नहीं भाई ये कुछ राजनीति से प्रेरित है। हमने बड़ी स्पष्ट बात कही है कि ये संगठन जो है गैर राजनीतिक संगठन। अच्छा, मेरे को बताओ कौन एक ऐसा आदमी है जिसकी कोई विचारधारा ना हो? विचारधारा तो सबकी है, पर वो जब हम मीटिंग में आते हैं तो आपको तो मैंने कई बार आज भी कह रहा हूं कि जब हम अंदर एंटर करते हैं तो दरवाजे से बाहर हमारी राजनीतिक विचारधारा वही रह जाती है। लड़ना है हमने, सरकार करेगी तो हम धन्यवाद करेंगे। क्या हमने पिछली सरकारों में नहीं किया जो हमें पे आरोप लगते हैं? अरे सरकारों से भाई, और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो पिछली सरकार में हमने की। दुर्भाग्य कि ऐसे लोगों के हाथ में सदा चली गई जिन्होंने बेड़ा गर्क करने का काम प्रदेश का कर दिया है। वरना आप जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें 97 आदमी हमने इन्वाइट किए थे। पहली बार बिजली बोर्ड, ट्रांसपोर्ट, कारपोरेट सेक्टर सबको लाया। 50-50 हजार की जो किस्तें थी और 5, 10, 15 का जो आप बेनिफिट ले रहे हैं, ये भारतीय राज्य पेंशन महासंघ की पहले से देन थी और आप लोगों को मिला। 50 हजार की किस्त भी मिली। बहुत फैसले करवाए थे, लेकिन अब वो नहीं। अब धीरे धीरे करके बोझ बढ़ रहा है। अब तो सरकार ने 3% और कर दी, 16% पे चले गए। आप बताओ 16% एक आदमी का, चाहे वो क्लास 4 से रिटायर हुआ, कितना बनता है? और 110 महीने का कैलकुलेट करो, इतना सरकार का बजट भी नहीं होना। लेकिन ये चाहती है कि हमने देना तो कुछ है नहीं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों को भ्रांति रहती थी कि ऐसा ये कोई क्या मिलेगा तो सबको मिलेगा। कुछ लोगों की ही भ्रांति थी। अरे भाई ऐसा नहीं है। अगर ये हमारी मीटिंगें रेगुलर चल रही हैं, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में वायरल एकदम हो जाता है। प्रिंट में कल आएगा, सोशल में तो घूम गया इस टाइम सारे। तो ये सरकार के ऊपर दबाव है। सरकार ये ना बोलो, सरकार ये कर सकती है कि कल को आप अपनी वित्तीय स्थिति की वो दे करके रोना देना शुरू कर दिया है, आपको बेसिक पेंशन भी मिला सकती है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक पे ला देगी। कई राज्यों में हुआ है, 6 महीने तक उन्होंने बेसिक दी। क्या करेंगे आप? अच्छा, फिर वो हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में तो अभी इनसे पूछो कितने 107 आदमी जाके आए। कोर्ट ने फैसला दिया कि 6% ब्याज के साथ दो। सरकार के पास एक ही है कि जी जब वित्तीय स्थिति ठीक होगी हम दे देंगे। ना वो वित्तीय स्थिति ठीक होनी, ना उन्होंने देना। तो आगे के लिए भाई बिल्कुल आप जागृत रहें।
ऐसा ना समझें कि भाई ये जो है इस तरह से हो जाएगा, तो सबको सामूहिक कार्य से चलना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। जो भी दिशा निर्देश आएंगे उनका आपको पालन करना चाहिए। और मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बोलना तो बाद में था, इन्होंने नाम ले दिया क्योंकि ब्रीफ भी करना था, तो वो भी हो गया। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अब मैं अनुरोध करूंगा बलबीर जी, जो कि HRTC कल्याण मंच के यूनिट टर्की के प्रधान हैं, तो वो अपने विचार रखें और सदन को आश्वासन दें कि आने वाले समय से कैसे निपटना है। आदरणीय शर्मा जी JAC के अध्यक्ष हुए हैं, आपने शिक्षा सचिवालय के अपने अपने हमारे वर्मा जी हैं, गोपाल शर्मा जी, अफरी जी, कोंडो जी और बोर्ड से इत्यादि, और आप सभी जितने भी अपनी अपनी यूनियन से जो प्रधान आए हैं, सचिव आए हैं, आप सब, और जितने भी मेरे सेवानिवृत्त भाई यहाँ बैठे हैं, मैं आप सभी का यहाँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। साथियों, ये एक बहुत अच्छी पहल जो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है JAC का, इन्होंने की है एक हिमाचल प्रदेश में, कि JAC का गठन जो किया है और आज 17 इकाइयाँ इकट्ठी होके एक ही झंडे के तले जो आई है, ये एक बहुत ही कामयाबी की तरफ का एक पहला कदम मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि ऐसी सरकार, हमने भी 37 साल HRTC की नौकरी की, उसके बाद 11-12 साल रिटायर हो गए हैं, लेकिन ऐसी सरकार झूठ बोलने वाली हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। अभी हाल ही में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है CM साहब से मिला, तो उन्होंने बड़ी अच्छी से बात सुनी और आश्वासन दिया कि मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला के भी ऑर्डर किए कि हर महीने की 15 तारीख को जो है ना, इनको पेंशन दे दो, HRTC के पेंशन। आलम ये रहा, अभी मई महीने की बात है, मई महीने हमारे को फिर 15 को बोल रहा था, उन्होंने 23 तारीख को पेंशन मिली। उससे दूसरे महीने फिर मिले भी, CM साहब आपने कहा था और आप तो मिली नहीं। बोलो ठीक है, फिर बुला के फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया और वो ऑर्डर करवाया। क्या एक फाइनेंस सेक्रेटरी जो CM के ऑर्डर नहीं मान रहा है, तो इस सरकार को हम क्या मानेंगे? ये क्या सरकार है? अभी उसके बाद फिर बढ़ता ही रहा, 23 से 25 गई, 25 से 27 गई, और इस महीने तो हमारे को 30 तारीख को पेंशन मिली है। तो एक मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वक्ता बहुत है, और शर्मा जी ने अभी पूरा डिटेल में आपको सारी जो सिचुएशन वो बता दी। तो बहुत ही इस सरकार के लिए ऐसा एक ज़रूरत थी, आज की ज़रूरत थी। मैं आप सभी को बधाई के पात्र बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये गठन किया। और आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। HRTC का हमारा जितना भी रिटायरी है, आपके जहाँ भी आप बुलाएंगे, रात को बुलाएंगे, दिन को बुलाएंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार रहेंगे। एक छोटी सी बात मैंने जरूर करनी है कि जो आप लोगों को मिल गया है, हमारे को HRTC के पेंशनरों को वो भी नहीं मिला हुआ। जैसे 50-50 हजार रुपया आपको पिछली सरकार में मिल गया है, हमारे को 50 पैसे भी नहीं मिले। उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी एक बनाई थी कि परसेंटेज के साथ 75 साल के ऊपर या 70 साल के ऊपर, हमारे को वो भी नहीं मिला। फिर इन्होंने एक प्लानिंग बनाई भी 75 साल के ऊपर हम सबको क्लियर कर देंगे, 70 साल के ऊपर अब बोल रखा पता नहीं दिए कि नहीं। पर HRTC के किसी भी जो 80 साल 85 साल का भी पेंशनर है, उसको एक पैसा नहीं मिला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से हमारे जो है ना DA जो है हमारा 1 जुलाई 2015 से DA का एरियर हमारा बाकी है। वाली जी हमारे तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया, अभी 113 पे हमारा रिटायरियों का DA फ्रीज कर दिया। फिर बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, हमारे उस टाइम तत्कालीन सारे प्रधान थे
अपने बलरामपुरी जी, आप जानते हैं उनको, वो उसके बीओडी के वहाँ मेंबर बने और उन्होंने फिर वो क्या नाम उससे गोविंद ठाकुर जी थे बेचारे, वो बीओडी में जाके वो डीए जो फ्रिज था वो खुलाया। लेकिन वो तो पेंशन में तो लग गया हमारे को 13% इकट्ठा, लेकिन आज दिन तक उसका हमारे को एरियर नहीं मिला हुआ। IR का हमारा एरियर नहीं है, पिछला मिला हुआ। और बाकी जिसके कोई 2 इंक्रीमेंट का है, कोई 4/9/14 के जो एरियर है बड़े भारी पेंडिंग पड़े एरियर ट्रांसफर, कोई पूछने वाला नहीं है। 65-70 जो आपको 2012 मिल गया, हमने ये केस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। ठाकुर साहब हमारे बिल्लाल जी बहुत एक, आपको पता उनका बहुत ही अच्छे एक मतलब वो स्ट्रॉन्ग नेता है। उन्होंने दिल्ली तक भी जाके अपना केस भी लड़ा, उन्होंने बहुत कुछ दिलाया लोगों को, बहुत कुछ उन्होंने दिलाया। तो वहाँ तक भी हमने 65-70 का केस सुप्रीम कोर्ट से जाके फिर जीत के आए, फिर भी इन्होंने बहुत लटकाया। लास्ट में आके अभी जनवरी 25 में आके इन्होंने बोला तो देने पड़ेंगे, अब जो कोर्ट से आ रहे थे देने पड़ते थे इनको, वहाँ से बाकायदा उसमें जा रहे थे, तो फिर वो दिया, लेकिन आज दिन तक एरियर किसी को नहीं मिला, वो भी सारा पेंडिंग। जो कोर्ट से आ रहे हैं, जैसे अभी शर्मा जी ने बताया, वो सारे सरकार को कोर्ट को बोल रहे हमारे पास पैसा नहीं। चलो ये तो बड़ी लंबी बात है, अभी बहुत है, लेकिन मैं इतना ही आपका शर्मा जी थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का वो तो खैर तो बाकी हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद। बलबीर चौधरी जी, बहुत अच्छे विचार आपने रखे। तो अब मैं अनुरोध करूंगा बिजली बोर्ड के संघर्ष समिति नोटहरकी के प्रधान श्री हेमेंद्र गुप्ता जी से कि वो अपने विचार रखें और आने वाले समय से कैसे निपटना है ये भी सुझाव रखें सदन के सामने। नहीं आया गुप्ता वो हो गया महाराज, कहाँ हो गया गुप्ता जी कृपया आप अपने विचार रखें। सम्मानित मंच, अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा। और जो यहाँ पे कर्मचारी सेवानिवृत्ति जितने भी आए हैं, मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब सबसे पहले तो अब मुझे बोलने के लिए कहा, बोलने को तो शेष रहा नहीं, क्योंकि हमारे जनरल सेक्रेटरी जी ने पहले ब्रीफ कर दिया सब कुछ जो बताना था इन्होंने। अब तो हम अपनी जो हमारी समस्याएं जो उन्होंने पहले बात कर दी। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है ना, इस सरकार के ऊपर हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। अब आप देख लो 3% दिया आपको। विधानसभा में अनाउंसमेंट हुआ, जब विधानसभा लगी थी उसमें बजट रखा जाता है, तो हम लोगों को पता है। और आज कितना टाइम हो गया, वो भी 4% ड्यू था, 3 दिया। तो इससे झूठ ज़्यादा और क्या होना। जो विधानसभा में झूठ बोलता तो हमारे साथ क्या झूठ नहीं बोलना। तो ये बड़ी शर्म की बात है जो ऐसी सरकार आज की डेट में बैठी हुई है। इन्हें जो है अपने क्लेमों का फिक्र है। बाकी आप जितना भी आप देखो, लोन भी कितनी बारी लोन ले लिए, सरकार लोन पे चली है। लोन लेते इनसे पूछा जाए कि लोन जाता कहाँ है। हमारे को 1 रुपया भी दिया कर्मचारियों ने उस लोन में से, अपने आप अपने क्लेम लेते हैं, अपने बढ़ा दी तनख्वाही और अपने ले लिए। बाकी कर्मचारी जाते रहो, जहाँ नारे लगाते रहो। क्योंकि इनका एक इन्होंने अपना एक सिस्टम बना दिया है कि पता है कर्मचारी तो बिखरे हुए हैं, ये लड़े हुए हैं, इनका फायदा उठाओ, अपना राज करो, अपना टाइम पास करो, अगली सरकार आएगी निपटती रहेगी, करे ना करे। तो इन्होंने तो ये धंधा बनाया हुआ। तो इसलिए मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जितने भी कर्मचारी यहाँ जुड़े और जो और एसोसिएशन है, मैं भी निवेदन करना चाहूँगा कि अर्की में देख लो, अब 8 तारीख को मेरा ख्याल उनकी लग मीटिंग है। तो जब हम आपस में बिखरे रहेंगे ना, तो आप जो मर्जी करते रहो, आपका कोई काम नहीं होगा। मैं अभी आज कहता हूँ साहब, जितने मर्जी इकट्ठे रहो, नारे लगाओ, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? हमारे को एक अब ऐसी समस्या आ गई थी, सबके गले फंसे हुए। कोई भी बंदा देख लो, किसी भी डिपार्टमेंट का देख लो, कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे तो बिजली बोर्ड की बात करूँ तो हमारे तो बंदे बेचारे मर के भी चले गए, अभी तक कुछ नहीं मिला। आप लोगों को तो कभी 70-75 वाला तो मिल गया वहाँ से।
हमारे अभी 75 से 80 मिला, अभी 70 से 75 बन क्लियर हुआ है। तो हमारे बहुत ऐसे थे जो मर गए और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, बस वही पेंशन भी खत्म हो गई, वो क्लेम भी रहेगा, वो सरकार के हो गए, अब किसने देने हो, जबकि उनको लीगल हेयर ही नहीं, उनका कोई निदान हो। तो ये बड़े शर्म की बात है कि सरकार जो सोई है, सरकार को जगाने के लिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप सारी यूनिटों को इकट्ठा करो जहां तक प्रयास आप लोग कर सकें। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि बिजली बोर्ड है, मैं तो हम बिजली बोर्ड आप लोगों के साथ जुड़ गया हुआ, और बिजली बोर्ड का तो आपको पता है जब बिजली बोर्ड आता है तो शायद सरकार भी हिल जाती है, क्योंकि हमने 7 तारीख को रखा था उनके साथ मीटिंग, जो हमारे साथ जो उसने किया हमारे नेताओं के साथ, फिर वो सरकार हिल गई कि तो डिपार्टमेंट पूरा बाहर आ गया, क्योंकि हमारे सारे पेंशनर तैयार थे जाने के लिए। फिर उन्होंने डेट दे दी कि 12 को मैं बात करेंगे, कोई बात नहीं, फिर चलो हुई, बुलाया, बातचीत हुई, जो था हमारे मांगे थी, कुछ मान ली कुछ नहीं मानी, तो सरकार की पॉलिसी थी। तो निवेदन मेरा यही रहेगा सर कि आप इस चीज़ को जो भी आप उठाएंगे, आप एक यूनिटी में जाइए। अभी ट्रांसपोर्ट की बात है, लोग पीछे आई थी एक न्यूज़ कि भाई 8 तारीख ये 1 तारीख से जो है हम पहिए जाम कर रहे, 8 घंटे ड्यूटी देंगे। जब मुख्यमंत्री तक बात गई तो मुख्यमंत्री मैं यूनियन की बात कर रहा हूँ कि 2 फाड़ यूनियन हो चुकी है, तो जो दूसरी यूनियन थी जो उसके जो सरकार की पॉलिसी थी कि अपने बंदे डाल रखते उसमें, उन्होंने वो यूनियन बुला ली ताकि स्ट्राइक नहीं हो, बैठ के बात कर ली कि हाँ जी ये ठीक है जी, आपको जो है मैं 2 महीने का जो है मेडिकल आपके ओवर टाइम जो है आपको मिल जाएंगे। बोला उसने 2 महीने के दे देंगे। अब झूठी सरकार है ये, अब ट्रांसपोर्ट भाई तो यहाँ बैठे हुए हैं, अब इनकी स्ट्राइक तो फेल करा दी, जो लोटू डोला था गया हुआ इनके, जो इन्होंने गई हो, जो मेन यूनियन है उनको बुलाता नहीं है। अब वो चले गए, अब रिजल्ट क्या निकला, मेरे ख्याल तो नहीं मिला, मेरा जहाँ तक ध्यान है कि अभी तक 1 पैसा भी नहीं मिला। तो इससे झूठा मुख्यमंत्री क्या होगा हिमाचल के अंदर, क्या विश्वास करना ऐसे आदमी के ऊपर, बोलता कुछ और करता कुछ है, क्योंकि अपना समय निकालने के लिए आज ही डेट में अपना समय निकाल रहा है कि मेरा टाइम निकल जाए, अगली सरकार आएगी देती रहे ना देती रहे। हमारा बेवकूफ़ बनाया हो सबका, हम सब उसमें बेवकूफ़ बने हुए हैं, क्योंकि जितने भी इसका ब्यूरोक्रेट्स है उसको गलत गाइड करते हैं। पहले DA दिया, क्या दिया, वो तो सरकार जब कर्मचारियों ने फेसबुक पे डाला, इन्होंने दे दिया कि जी 0.25% मिलेगा। उसकी जब कैलकुलेशन हुई तो फिर कर्मचारियों ने डाल दिया उसमें कि सुकू भाई जी ये जो आप दे रहे हैं ना, ये जो किसी का 100 रुपया बढ़ेगा महीने का, किसी का 200 बढ़ेगा, जो एरियर बढ़ेगा, ये जब पोते को तक बनी पूरा होना है, जो DA दे रहा है, अगला तो बात छोड़ दो और देना देना। तो इसलिए मैं उधर 13% ड्यू है, 3 मेरे ख्याल सेंटर से फिर मिलने वाला है, वो फाइल हो चुकी है, वो अनाउंस होने वाला है, तो 13 और 3 16 हो जाएगा। तो मैं तो नहीं समझता कि ये देगा DA, देखो ना 3% दे दिया, पिछला कहाँ गया भाई, 4 पिछला कहाँ गया। ये या तो सरकार की नीयत ऐसे कि पिछला मारो, साफ करो इसको, अगला दे दो, माने तो पिछले को माने, ऐसी नीयत होने खा जाएंगे हम बाद में। 3 दे दो, कहीं की रीति नहीं है कि पिछला पहले देना नहीं है और अगला दे दो, अभी इंक्रीमेंट लग रही नहीं है, अगली दे दो, पिछली माने दो। तो ऐसा नहीं, तो मैं फिर निवेदन करूंगा, हमारा जहाँ तक सहयोग है, हमारी यूनियन आप लोगों के साथ खड़ी है। मैंने सोलन में बात की थी, उन्होंने बोला कि आप जाओ, हमारी तरफ से भी वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़े हैं, जब भी आप, क्योंकि आज बंद आप थोड़े आए हुए हैं, तो हमारी यूनियन आपके साथ करते थे, क्योंकि मेरा हमारी यूनियन का नहीं है फैसला, ये सारे कर्मचारियों का है, जितने सेवानिवृत्त हो चुके सबका फैसला है, वो भी हमारे भाई, तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिमाचल, जय। आपने बहुत अच्छे विचार रखे। अब मैं अनुरोध करूंगा जिला सोलन के प्रधान बाबूराम तोंडे जी से जो अपने विचार रखें। बहुत अनुभवी झाड़ू एसोसिएशन यूनियनिस्ट रहे हैं, तो कृपया अपने विचार। पूर्व कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूर्व कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज की इस संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे अर्क यूनिट के प्रधान श्री देवरूप शर्मा जी और भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के महासचिव और संयुक्त संघर्ष समिति के भी महासचिव श्री इंद्रपाल शर्मा जी, और हमारे मेहमान आए भूपराम वर्मा जी जो पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव है और संयुक्त संघर्ष समिति के ये अतिरिक्त महासचिव नियुक्त किए गए हैं, और इनके साथ आए मदन शर्मा जी और दोनों साथियों का भी मैं यहाँ इस बैठक में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और HRC से बलवीर जी और हेमेंद्र जी HSB से और बाकियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कुनियार यूनिट से आए हमारे अध्यक्ष RP जोशी जी और मेरे साथ जिला में
वरिष्ठ उप प्रधान श्री केसी शर्मा जी और वित्त मंत्री श्री ओपी गर्ग जी, आप सभी का और राजू भाई बड़े दिनों बाद मिले, हम लोगों ने बड़ा सफर किया है गाड़ियों में, मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पेंशनर साथियों, पूर्व वक्ताओं ने आपको सब कुछ बता दिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जब कभी भी इस हिमाचल प्रदेश पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति का हमें आदेश आएगा कि हमने आगे चल के किस ढंग से जो सरकार के विरुद्ध संघर्ष करना है, तो हम लोगों को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा हर समय। और जहाँ भी हम उसके लिए कॉल करें में हमने बनाली जगह में इकट्ठा होना है, तो हम लोग बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लेंगे। ये मैं आप सभी लोगों से आशा करता हूँ, जब भी कोई ऐसी कॉल आएगी तो सब मिलजुल कर चलेंगे। बाकी जितनी भी डिमांड है जिस डिपार्टमेंट की जैसे भी है, मैं भूपराम वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो भी आपने उसमें लेटर सरकार को भेजना तो वो सब चीज़ इंक्लूड कर दी जाए उसमें, जैसे कि हमारे HRTC की है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है और किसी की है, वो सब उसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो जब कभी भी आप लोगों ने आज जिला स्तर पर जो ना ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन करना है, तो मैं समझता हूँ इंद्रपाल शर्मा जी ने बताया कि आप लोगों ने उनके नाम ले लिए, उन्हें जिनको भी आपने वहाँ लगाना है और जिला के बाद जो है वो ब्लॉक स्तर पर आ जाएगी, उसी ढंग से जो उसका गठन करते हुए आगे हमने चलना है। ये सरकार तो बहुत बुरी तरह से नींद में सो चुकी है। आप लोगों को पता है अभी हाल ही में इन्होंने फाइल मूव की है, वो चाहे उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कितनी उसमें बढ़ोतरी कर दी। एक MLA को मेरे ख्याल मंथली जो 2,95,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, तो बाकी का तो हिसाब का आपको पता ही है ये लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और कल परसों मेरे ख्याल जितने भी इनके अध्यक्ष वगैरह है कॉर्पोरेशन के और जहाँ भी लगाए हुए और उपाध्यक्ष है, उनकी भी मेरे ख्याल सैलरी इन्होंने बढ़ा दी है। तो इनके लिए तो पैसे है, कर्मचारी को और पूर्व कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बड़े अफसोस की बात है, केंद्र सरकार से इनको भरपूर मदद मिल रही है, पैसा आ रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं किसी को कोई मालूम नहीं है। हम तो सरकार से सुख से ये पूछते भाई आप बताओ, ये तो ऊपरवाले इंद्र ने हमें परेशान किया था, सुखविंद्र ने यहाँ हमें यहाँ परेशान किया सभी को। तो इसका जो है ना सुखविंद्र भाई आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो माननीय स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी ने इनको कभी ठीक ही कहा था कि जिससे ये प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क कर देगा, जो हमारे सामने सत्य हो रहा है। तो हम लोग जो है ना अगर संयुक्त रहेंगे, सब इकट्ठा चलेंगे, इधर उधर बंटेंगे नहीं, तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। अदरवाइज कुछ भी, जैसे इंद्रपाल शर्मा जी ने बोला कि हमारे बेसिक पेंशन पर भी आ सकता है, भाई हम कुछ तब कर पाएंगे जब हम संघर्ष करेंगे, तब हिलेंगे ये। तो जैसे ही हमारे को कॉल आएगी संयुक्त समिति की, तो हम लोगों को मिलजुल कर चलना होगा। और अभी हमेंद्र जी ने बोला कि जितनी भी छोटे छोटे बटे हुए ना उधर एसोसिएशन, उनको मिलाने का कोशिश प्रयास करेंगे। उनके जो अध्यक्ष है, महामंत्री जो उनके लोग हैं, उनसे बात वार्तालाप करेंगे, भाई एक झंडे के नीचे आ जाओ। अगर आपको पद की लालसा है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं, आप लोग आगे चलो, पर चलो इकट्ठे होकर चलो, ताकि हम सरकार को हिला सके और उसको रास्ते पर ला सके, सोई सरकार को जगा सके। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी अभी हमारे जो मेहमान हैं आप लोगों को ब्रीफ करेंगे, और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मदन शर्मा जी, जो कि सचिवालय सिटी प्रधान शिमला के हैं, ये अपने विचार रखेंगे और आप लोगों को हर चीज़ से अवगत कराएंगे। इन्हें बहुत अनुभव है चीज़ों का, तो सुनिए मेरे साथी। मदन शर्मा। मेरे सभी देवतुल्य जो पेंशन साथी बैठे हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और जो संयुक्त संघर्ष समिति जो बनाई गई है, उसके महासचिव और इस कार्यक्रम की आज अध्यक्षता कर रहे इंद्रपाल जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। इसके अतिरिक्त महासचिव जो संयुक्त संघर्ष समिति के बनाए गए हैं, श्री भूपराम वर्मा जी, और पेंशन हिमाचल प्रदेश जो पेंशन हमारी एसोसिएशन है उसके भी महासचिव है। जिला शिमला में जो हमारी पेंशन महासचिव जो बनाई गई है उसके भी महासचिव है, वो भी साथ आए हैं। और जो कल प्रेस के जो संयुक्त संघर्ष समिति के स्टेट के बनाए सैनराम नेगी जी जो मेरे साथ है, विजय ठाकुर जी, और मेरे पत्रकार बंधु, मेरा सादर प्रणाम। साथियों, मांगे तो बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है। मैं ये चाहता हूं कि मांगों पर अभी मत जाइए।
मांगे सचिवालय ने भी रखी है। आपको याद है क्या हर्ष हुआ जो शायद 82 में मैंने सचिवालय को ज्वाइन किया था, 36 वर्ष की मैंने भी सेवा की है। कभी ऐसा वक्त नहीं देखा कि किसी की आवाज दबाने के लिए प्रिविलेज मोशन लाया जाए। आज क्यों ये परिवेश ये हमें क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि गलियों गलियों में सब जा रहे हैं अब अपनी मांगे उठाने। बिजली बोर्ड भी जा रहा है, ट्रांसपोर्ट भी जा रहा है, हम लोग भी जा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। लेकिन जब तक ये एक आवाज नहीं उठेगी प्रदेश की, तब तक सरकार जो है वो नहीं हिलेगी। जहां तक हम बात करें पैसे की, वो हमें पता है बजट का क्या होता है, क्या प्लान होता है, क्या नॉन प्लान होता है। शायद कि अभी तक आपको इतना नहीं मालूम। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन जो लगाए गए हैं, कैबिनेट रैंक उनको दिया गया है। लाखों रुपए की सैलरी एक जो कि एक मुख्यमंत्री को मिलती है, वो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को मिलती है, और वही आज चेयरमैन वाइस चेयरमैन को मिल रही है। तो हमारा पैसा कहां खर्च हो रहा है अब आप भली भांति जान रहे हो। जो स्ट्रेंथ एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की हमारी होती है, वो 34 है सेक्शन स्ट्रेंथ, आज 113 लगाए गए हैं। कहां पैसा जा रहा है? उसके बावजूद जो सीपीएस का केस लड़ा गया, 6 करोड़ रुपया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को दिया गया। भाई इतनी फौज खड़ी एडवोकेट को क्यों खड़ी कर दी? क्या वो कुछ नहीं जानते? कहां पैसा जा रहा है ये भली भांति आप जानते हैं। 30,000 से रातों रात वाइस चेयरमैन का, चेयरमैन का 1,30,000 बढ़ता है। सभी ने अब अपने भत्ते अभी जो है कैबिनेट में बढ़ाए, 24% का जो है भत्ता सबका बढ़ा गया। सरकार कोई भी हो, हम नॉन पॉलिटिकल है पेंशनर, और हम जो भी आएगा उसकी आवाज को बुलंद करेंगे। हम पेंशनर है, हमें लड़ाई अपना संघर्ष लड़ते रहना पड़ेगा। ये मत सोचिए आज ये सरकार है कल को दूसरी आएगी वो सब कुछ दे देगी। संघर्ष हमें करना पड़ेगा। और आज हम पेंशनरों को इस पड़ाव में, जो घरों में रहते थे, घरों में बैठते थे, आज ये तो छोड़िए, लोग पहली को पूछते हैं पेंशन आई, पेंशन आई। अब लोग पेंशनों पर जो है डिपेंड होने लगे हैं। छोड़िए डीए की बात, इस मुख्यमंत्री ने यह धारा हमारे साथ जोड़ दी है कि इनको धमकाए रखो, डराए रखो। बाकी तो छोड़ो, मेडिकल की बातें छोड़ो, डीए की बातें छोड़ो, लेकिन आज पेंशन के लिए इसने अपने जो है ये कर दिया था कि 9 तारीख और 10 तारीख को मिले थी। लेकिन हमने शिमला में आवाज उठाते रहे, पेंशन प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते रहे, दूसरे और तीसरे दिन अखबारों में हम देते रहे, जिस कारण आज हमें पेंशन 1-2 को शायद मिल रही है। अभी कुछ समय पहले, अभी मेरे बड़े भाई ट्रांसपोर्ट के भी थे, अभी कुछ दिन पहले इनको बुलाया गया, ट्रांसपोर्ट के जो थे सीएम साहब निकल गए, कंवर साहब शायद वहां जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, घंटे भर तक उनको खड़े रखा गया, कभी दरवाजे से बाहर, कभी दरवाजे से अंदर। डिमांडों की बात तो छोड़ो आप, लेकिन क्यों? जब हम अकेले अगर बनते रहेंगे, अकेले अपनी डिमांडों को जोड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा भाई। इसीलिए अभी जो इंद्रपाल भाई ने किया है कि 7 अगस्त को, इसीलिए हमें निर्णय लेना पड़ा कि एक संघर्ष समिति को बनाया जाए, जिसमें हम एकजुट अपने कार्यक्रम को चले। और कल 17 डिपार्टमेंट हमारे साथ जो है जुड़ गए हैं। ये सच्चाई का, लड़ाई का कानवा बढ़ता रहेगा। जो भाई कुछ कोबले भाई हो गए वो पीछे भी चलते रहेंगे, छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि रोते को घोड़ी पे तो बैठाया नहीं जाता। जो रोता ही रहेगा उसको घोड़ी पे नहीं बैठाया जाता है। लेकिन ये कारवां बढ़ रहा है। हम पेंशनों की आवाज के लिए, चाहे वो पे मैट्रिक्स का है, चाहे वो 16 से पहले के पेंशन है, एजी ऑफिस में दौड़ रहे हैं। फाइलें बंद कर दी थी
सेक्रेटरी से टेलीफोन चला गया था, गो स्लो। लेकिन हम जब वहां गए, डीएजी साहब के हम धन्यवादी है, उन्होंने कहा कि 35,000 फाइलें आई थी सर। जब आप लोगों का हमने यहाँ थोड़ा देखा, सिलसिला आते रहे, 2 महीने दीजिए, 2 महीने में सारी फाइलें कंप्लीट और ऑनलाइन करेंगे पूरे प्रदेश में। और उसी दिन ऑनलाइन भी उन्होंने कर दिया है। हम इनके धन्यवादी हैं। क्यों? आवाज उठाने वाला चाहिए, आप जैसे लोगों का हमें आशीर्वाद मिलना चाहिए। एक बल से हमें इकट्ठा होना चाहिए, तभी हम अपनी आवाज को आगे उठा सकते हैं। बहुत सी बातें हैं, मैं ज्यादा इस विषय पे नहीं जाऊंगा, डिमांडों की बात, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 7 माह पूर्व एक फाइल मुख्यमंत्री ने चला दी कि भाई बड़े भारी है पेंशन फुर्शन ऐसी तैसी में जाए, 30% करो रिड्यूस। आज वो फाइल पेंड पड़ी है, वो फाइल वापस नहीं गई है। जब हमें मालूम हुआ तो हम अपने पेंशन साथियों के साथ गए, सचिवालय में हमारी बात हुई। सचिवालय में हम एसोसिएशन से मिले कि इस बात को यार मुख्य सचिव तक, मुख्यमंत्री तक लाओ। 30% पेंशन अगर कर दी गई, तुम्हारे गए सारे पेंशन। चलो, उन भाइयों ने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया, आज वो फाइल पेंड पड़ी है, पता नहीं कब साइन होगी। बहुत सी चीजें हैं जिस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये कहते हैं कि पैसे की कमी। भाई बताओ पैसे की कमी कहां आ रही है? तुम तो लोन 13-13 साल, 15-15 साल, 30 साल का सेंटर से ले रहे हो। जो सेंटर से पैसा मिल रहा है, चाहे वो सड़क के लिए है, चाहे वो किसी योजना के लिए है, वो तो तुम बैठ के यहां खा रहे हो। जो पेंशन है, वो पेंशन भी चाहे वो आईएएस है चाहे एचएस, क्या वो हमारे साथ ही गिना जाएगा? जो क्लास 3 है या क्लास 4 है, क्या हम लोग ही उसके भागीदार हैं? सबसे पहले आता है कि कोई चीज इतने करोड़ रुपए का जो है वो पेंशनों को हमको भुगतान करना पड़ा। भाई उसमें तुम लोग नहीं है जो अपनी सैलरी, एक एमएलए 80,000 पर मंथ जो है वो बढ़ाई उसने अपनी सैलरी। तो बताइए हमारा डीए कहां है? और ऐसा मुख्यमंत्री, कैबिनेट होती है, हमारे भाई वहां बैठे, हमने उनको पूछा भाई कैबिनेट में क्या हुआ? लिख दिया पेंड करके। ये तो आई बात है, तो जो हो रहा है उसमें पेंड लिख दिया जाता है, वहां भी क्या करें? आप बताइए क्या निर्णय है फिर ये सरकार के? इस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं। एक मुख्यमंत्री जो बोलता है वो सरकार होती है, सरकार के उसमें शब्दों में लिखा जाता है। एक मुख्यमंत्री जो है वो हाउस में बोलता है, कैबिनेट में बोलता है कि मैंने बजट डाल दिया है, इतने % देना है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि हम 3% की बात क्यों करें? हमने कहा मुख्यमंत्री को हम 3% नहीं लेंगे, फेस मैनर पे दीजिए हमें। जो हमारा फेस मैनर बनता है डीए का, शुरू से होता आया है। आप क्यों बोल रहे हो कि 3% दो? गलत है। 4% हमारा बनता है, हमें 4% दिया जाए, जो हमारा फेस मैनर है। हमारा जुलाई 2023 से ड्यू है, हमारा जुलाई 2023 से दिया जाए, ना कि जुलाई 2024 का 3% है वो दिया जाए। आप इस प्रकार की गलत उसमें मत जाइए कि 3% दीजिए। क्यों दीजिए 3%? फेस मैनर हमारा बनता है 4%। जनवरी 2023 का दिया गया, उसका एरियर अभी तक हमें नहीं दिया गया। हमारे भाई कई ऐसे, एक का एरियर, एक का मैं जो पीजीआई में उसकी जो है वो सारी चेंज हुई, 21 लाख का उसका जो है वो पीजीआई में जो है मेडिकल बिल आया, पेंड पड़ा है। अभी चलो भगवान की दया से स्वस्थ कुछ मेरे भाई हैं जो इतनी आवश्यकता नहीं है, छोटा मोटा निभा रहे, लेकिन उनको भी देखिए जो हारी बीमारी में है। उस घरों को देखिए, आज लगभग 543-544 हमारे पेंशन जो 1-1-16 के बाद खत्म हो चुके हैं। उनके भी देखिए, आज हम तो पूरी पेंशन ले रहे हैं, जहां डेथ हो जाती है वहां रिड्यूस हो जाता है, आप सभी जानते हैं। आज कई ऐसे हमारी बहनें हैं जो 15, 16, 14 हजार, 12 हजार पर जो है वो पेंशन पर पूरा कर रही है। बेरोजगारी है बच्चों की,
इवन पोते तक उनके स्कूल की फीसें मां दे रही है। उस घरों को देखिए, ये सेवा है साथियों पेंशनों की। अपनी आवाज के पीछे मत जाइए, अपने भत्ते के पीछे मत जाइए, उन घरों को भी देखिए जिन घरों में जो है वो पेंशनों की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। हमने उन घरों को देखा है और उनकी सेवा के लिए 27 नवंबर 2024 को जिस दिन मैं सिटी का अध्यक्ष बना शिमला का पेंशन एसोसिएशन का, हम उस दिन से बैठे नहीं। आज सम्मान करता हूं कि प्रदेश कार्यकारिणी में भी इन्होंने दायित्व दिया है, उसके भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन आज भी हम दौड़े हैं सचिवालय के। हम 147 पेंशन जो है वो हाई कोर्ट में गए इकट्ठे करके। सचिवालय की कभी एसोसिएशन नहीं बनी, सभी जानते होंगे मेरे भाई भी, लेकिन जुलाई 2017 में सेवानिवृत्त हुआ हूं, उसके बाद हमने अपनी सचिवालय की पेंशन एसोसिएशन बनाई और उनकी डिमांडों को हमने घर घर तक गए जहां जहां थे भाई। क्योंकि हमारे बच्चे ये भी नहीं जानते कि अगर बापू नहीं है तो उसकी फाइनेंस में जाना, पर्सनल में जाना, सेक्रेटरी को मिलना, चीफ सेक्रेटरी, उसको तो भाई गेट पे पास ही नहीं आने देंगे, 3 बजे के बाद आना। हमने घरों में कहा कोई नहीं जाएगा, हमें बताइए, हम बात करेंगे, चाहे वो मुख्य सचिव है, मुख्यमंत्री या जो मर्जी। हमने ये आवाज उठाने के लिए सचिवालय का जो है वो पेंशन एसोसिएशन बनाया, जिसके महासचिव मेरे भूखराम वर्मा जी हैं। हम 2 ही लड़ाई लड़ते रहे। जब हमने कहना क्या हो भाई, मैं तो चंबा कहाँ हूंगा, मैं तो वहां हूं, मैं वहां हूं। सत्य बात है, पेंशन जब रिटायर बंदा हो जाता है तो अपनी घर गृहस्थी देखनी पड़ती है। भाई शिमला भी कौन रहेगा, लेकिन हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम आपको इंटीमेट करते रहेंगे, ग्रुप के माध्यम से आपको बताएंगे, जहां जरूरत होगी वहां करेंगे। लेकिन हम 2 ने ये संघर्ष जारी रखा। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी हमारा जो है मार्च 2024 वो जो है फैसला हो चुका था। लेकिन सरकार एफिडेविट कौन देता है? आप लोग देते थे जब सर्विस में होते, अफसर थोड़ी, मुख्यमंत्री थोड़ी देता है एफिडेविट। और कभी उनकी गाड़ियां निकल रही है, कभी कुर्सी हाई कोर्ट में स्नैच हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है? इनकी अपनी रोटियां चल रही है। अब अपनी जो जमीन जो है वो बहरीन में ले रहे हैं, कहीं यूएसए में खरीद रहे हैं। क्यों नहीं खरीदेंगे? हमारा पैसा आपका पैसा। लेकिन मैं आज यही आपसे मांगूंगा कि जो ये संघर्ष समिति और जो ये आह्वान आज हो रहा है, इसका साथ दीजिए। साथ अगर दोगे, अब ये संघर्ष पता नहीं कब तक कैसा होगा, कैसा चलेगा। हो सकता है हम संघर्ष में आगे रहें, गिरफ्तारियां भी होती है, लाठीचार्ज भी होते हैं, तो उसका विकल्प ये नहीं है कि 4 आदमी वहां डंडे से हम जैसे मार दिए तो आप लोग घर बैठ जाओ कि यार पता नहीं क्या हो गया। ये अगर आवाज उठेगी, आप आवाज को दबाएंगे नहीं, ये आवाज उठती रहनी चाहिए। साथियों, जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ तो राज करने वाले कोई थे, बलिदान किसी और ने दिया है, लेकिन आज हम उन बलिदानों को भी याद करते हैं। हम अपना बलिदान देने के लिए आप लोगों के लिए तैयार हैं। हम आगे रहेंगे, सबसे आगे। मैं सिटी शिमला का अध्यक्ष भी हूं और स्टेट लेवल पे भी है, लेकिन हम आज भी, हमारे सिटी के लोग कहते हैं कब शुरू कर रहे हैं यार, हमारे तो यहां आ गए। आप देखिए, जब रिटायर हुए लोगों ने जो है वो उनके आज 32-33 लाख एक 16 के बाद का फंसा है। कईयों ने लोन ले लिए, अरे भाई मिल जाएगा, अरे मिल जाने यार, तो साल 2 साल में हो जाएंगे। 10-12 लाख हो मेरे, वो भी खर्च दिए। आज उनके पैसे जो वो 10-12 हजार, जो उनके 25-26 हजार की पेंशन थी, आज 15 हजार का उनका लोन में जा रहा है। वो लोन ले रहे हैं। लेकिन आज आप देखिए, हमारा पे स्केल दूसरा भी 26-25 से शुरू पे हो गया, 26 में है, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू टस से मस नहीं हो रहा है। तो ये रणनीति बनाइए कि जिस दिन खड़े होंगे उस दिन ये कुर्सी पे नहीं दिखने चाहिए, हमारे को कुर्सी के नीचे होने चाहिए। इस तरीके की संघर्ष समिति हम चाहते हैं, इस तरीके का आप लोगों से हम सहयोग चाहते हैं। ये नहीं है भाई आज सुन के आए, भाई ठीक है, 2 आए थे, 3 आए थे, 4 आए थे, लेकिन अगर ये आवाज आती है, आप एक के साथ 10 जोड़ने चाहिए।
10 के कान में आवाज आनी चाहिए कि यार इस तरीके से है। क्यों? आपने देख लिया है, आज एनजीओ का भी देख लिया है। एजुकेशन बैठा, वो खत्म। सचिवालय इतना बड़ा था, जिन्होंने वो आवाज उठाई, उनकी आवाज कहां दबी? हमारे से। हमने साथ नहीं दिया। अगर पेंशन लोग साथ देते, 2-4 धरने सेक्रेटरीट के पास रखते, खड़े हो जाते, वो आवाज उनकी जो है उनके कानों तक भी गूंजती, तो शायद उनको बल मिलता। लेकिन जब वो उनका एजिटेशन हुआ, हम लोग सचिवालय के जो रिटायरीज थे हम गए, हमने वहां भी प्रेस में कहा है। सेकंड डे हमने अपनी जेबों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ दिया है, और ये कहा कि बिलासपुर, जिस दिन बिलासपुर में जो है एमएलए वहां का धर्माणी निकलेगा, काले बिल्ले लेके इनका करो। साथियों, आ रहा है हिसाब इनका, पंचायतों में भी आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन ये हिसाब थोड़ा भी बाद में, ये भी आप लोगों ने देना है। ये नहीं है कि दूसरी सरकार आए उनको भी थाली में देना है। हमने ये सोचे कि बस लड़ते हुए रहे, बस ये गए तो 5 साल बाद तो फिर वही बीजेपी है, 5 साल बाद फिर वही कांग्रेस है। इस इतिहास को बदलना आपकी सूझबूझ है, और मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो ये भूमिका रहेगी, शायद पेंशनों की अहम भूमिका रहनी चाहिए सरकार में। चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे वो किसी के भी हो, उसमें अहम भूमिका जो है आपकी होनी चाहिए। ये तब होगी जब हम संघर्ष में जीतेंगे। तो आज का हमारा नारा है सिर्फ संघर्ष का। तो सिर्फ इतना कहूंगा, पेंशनर एकता जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। शर्मा जी ने जो विचार रखे हैं बहुत ही संतुलित और क्रांतिकारी विचार थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि अब जो है हिमाचल गवर्नमेंट से वार पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी 2 महीने में। सब लोगों को जोश आ गया और सरकार की सारी कलाई इन्होंने आपके सामने रख दी और सारी कलाई खोल दी। तो अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय BR वर्मा जी, जो कि पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के महामंत्री जी हैं, वो अपने विचार रखें। तो इनकी तालियों से गड़गड़ाहट के साथ आज के इस अर्की ब्लॉक के कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष अत्री जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, और सम्मान के योग्य आदरणीय श्री इंद्रपाल शर्मा जी, संयुक्त संघर्ष समिति के हमारे महासचिव, बाबूराम कोंडल जी, जिला सोलन के अध्यक्ष, आदरणीय श्री मदन शर्मा जी, हिमाचल प्रदेश सचिवालय के अध्यक्ष, और सेन राम नेगी जी, जो हमारे संघर्ष समिति के प्रेस सचिव चुने गए हैं, और आप लोग वरिष्ठ लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं आज इस कार्यक्रम में, एक छोटे से नोटिस पे और बारिश के बावजूद भी का खतरा देखते हुए आप इस अवस्था में यहाँ पहुँचे। मैं आप लोगों का हृदय से आपका सम्मान, धन्यवाद और आपको बधाई देता हूँ। इस बात जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने यहाँ हमारा स्वागत किया, उसके लिए मैं भी आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का। और जैसे बताया गया कि हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आदरणीय अत्री जी, कि जेल में भी इन्होंने अपने कर्मचारी काल में अपना समय बिताया है, तो हमारी इतनी प्रसन्नता होती है कि आप जैसे लोग ब्लॉक की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो हमारी सबसे निचली इकाई है, और इतना जो यहाँ हम देख रहे हैं लोगों का, जो आपने यहाँ जिस तरीके से भी मैनेज किया है, वो भी एक बड़ा सराहनीय कार्य है आपके लिए। और आने वाले समय के लिए मुझे लगता है कि ये संघर्ष जो है ना अर्की से ही उठेगा, क्योंकि ये भूमि अर्की की हमने भी सुना है, जो पुराने यहाँ के नेता लोग हैं, मैं पब्लिक सर्विस से रिटायर हुआ है जनरल सेक्रेटरी, तो मेरे कौंडल जी, रमेश कौंडल जी यहीं से ही हैं, वो भी बहुत अपने समय के नेता रहे हैं, और बाकी लोग भी। तो यहाँ से शुरुआत करना, ये इंद्रपाल शर्मा जी, ये रात दिन
इस एज में भी, और बावजूद इसके कि ये 1-2 महीने से जो ये पहले हमारा 11-12 संगठनों का एक इकट्ठा समूह हुआ, पर उसके बाद 3-4 और प्रयत्न किए गए, 3-4 संगठन हमारे साथ जुड़े, और कल जो हम जमावड़ा बिलासपुर में देख रहे थे वहाँ गदगद हम हो गए। ये सारा श्रेय मैं इंद्रपाल शर्मा जी को देना चाहता हूँ। रोज इनसे वार्ता होती थी, शाम को 12-12 दिन का फोन, सुबह 7 बजे आ जाना कि सर आजकल तो हमारा फोन भी बंद हो गया, डॉक्टर ने सलाह दे दी कि आप इसको थोड़ा बंद कर दो। तो ऐसे लोग हमारे बीच है तो हम आश्वस्त हैं। इसी प्रकार की हमने हर जगह, चाहे वो हमारा कांगड़ा है, चाहे बिलासपुर है, चंबा है, जितने और जिला है, और जो बाकी हमारे सहयोगी संगठन हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें HRTC के हमारे भाई है, बिजली बोर्ड के हैं, और खास करके वो तो है ही है जो हमारे हिमाचल यूनिवर्सिटी के हमारे साथ लोग हैं, हिमाचल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ऐसे ऐसे लोग जो आज तक आगे नहीं आ रहे थे, आराम से रहते थे हमारे पेंशन सारे कि भाई रिटायरमेंट के बाद इस चक्कर को छोड़ो, कोई जेल में गए कर्मचारी नेता रहे, किसी को सस्पेंड हुआ, कोई कुछ हुआ, और सब लोग चाहते थे कि भाई आराम करते हो। पर इस सरकार ने ऐसा मौका दे दिया कि हम लोग सारा सबको जागना पड़ रहा है और आगे आना पड़ रहा है। ये मतलब इस सरकार ने खास करके, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ पिछली सरकार की भी, गलतियां उनकी भी है इनकी भी है, पर इनकी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि जो सत्ता में होता है उस पर उनको ही देखना पड़ता है कि अपना खर्चा आप कैसे मैनेज करें। और अपने लिए अगर ये घाटे की बात करें, ये सारी चर्चा हो गई, डिमांड में भी नहीं जाऊंगा, पर अपना जो खर्चा है ना, ये इनको सिर्फ ये दिखता है कि जी घाटा तो जरूर है। करोड़ों रुपए के 15-15 साल के लिए जो लोनिंग हो रही है, और ये अगर हमारे लिए भी लोन ले ले 15-20 लाख का, करोड़ का ले ले, तो हमारे को एक मुश्त दे दे। जब औरों के लिए भी ले ही रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। और जब अपनी फाइल इनकी जिसमें भत्ते बढ़ा रहे हैं और विधानसभा में पास होके जाता है, अभी चलो राज्यपाल महोदय के पास है, राज्यपाल महोदय के पास वो बिल पड़ा हुआ है, हम तो अभी हमने किया नहीं, इस पर हम इसमें जाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि भाई वो करे जो करना है, पर हमारे ड्यू भी दे। हमारे को बोलना कब पड़ेगा कि अगर हमारी कोई भी अदायगी नहीं होती है तो हमारे को इस बात पर भी सोचना पड़ेगा, या तो हमारे को गवर्नर महोदय को भी ये बोलना पड़ेगा इनका बिल भी आप रोक दो, इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। अपने लिए, अपने घर को भरने के लिए तो सरकार के पास सब कुछ है, हमारे लिए नहीं है। तो ये हमारा जो संघर्ष है, संघर्ष हमारा बिल्कुल, हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो बन गई है 17 ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उनके डिमांड चार्टर हमारे पास कल आ गए हैं। और आज सुबह भी हम थोड़े लेट इसीलिए हुए कि मैं, प्रधान जी, हम सारे बैठे थे, तो हमने बाकी आपसे भी डिस्कस करेंगे, अभी हमने लगभग 2-3 जो मेजर डिमांडें हैं, HRTC की है, बिजली बोर्ड की है, बाकी अन्य संगठन की है, 2 डिमांडें हमने उसमें फिलहाल ऐड की है, और एक कंपैरेटिव हम उसको बनाएंगे और आपको उस व्हाट्सएप वगैरह में हम ग्रुप में डालेंगे। ऐसा नहीं कि हम उसको एकदम दे देंगे, आपकी कोई अगर कमी रह जाएगी हमारे से तो आपको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, एडिशनल आप चीज़ बोल सकते हैं, कोई चीज़ छूट भी सकती है। तो एक तो डिमांड चार्टर भी हमारा तैयार है और 2-4 दिन में वो डिमांड चार्टर बन जाएगा और हम गवर्नमेंट को नोटिस दे के, ये रही बात। जो बाकी सारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है, उनके जो पदाधिकारी स्टेट लेवल पे एक हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी में हम 15-20 लोगों को ले रहे हैं जी, वो भी 2-3 दिन में हम प्रेस में भी दे देंगे और आप लोगों की जानकारी के लिए भी दे देंगे। तो आप लोगों के संगठन से, जैसे मान लो HRTC के जो स्टेट के प्रधान हैं, उन्हीं को हमने कहा है कि आप खुद हमारे को नाम सेलेक्ट कर दीजिए कि स्टेट के लिए ये रखने हैं, जिला के लिए ये रखने हैं, और जो भी आपके ही कंसर्न से हम करेंगे। हम अपनी तरफ से कोई फैसला लेने वाले नहीं हैं, हम जॉइंटली, अगर फिर भी उसके बावजूद भी कोई कमी रहती है तो आप लोग सभी, जैसे भी किसी को पता चलता है तो आपका स्वागत है, आप हमारे को इम्प्रूवमेंट करने के लिए या और सुझाव भी दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन ये रहेगा आप लोगों से कि जिस तरीके से ये काफिला चला है, जो कुछ लोग और भी हमारे अभी थोड़ा सा कईयों के दिल में ये है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो उनको भी आप प्रेरित करें अपने विभागों में, और थोड़ी सदस्यता अभियान और एक प्रचार भी साथ में रखें। ये चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस करी है वो अपने बाल बच्चों घर में भी आप बताएं कि ये चीज़ है, ताकि हम ये ना रहें कि भाई हमारा जब स्ट्राइक होगी या धरना प्रदर्शन होगा, पहले हम फर्स्ट वीक में अक्टूबर में हम सोच रहे हैं कि जिला स्तर पर पहले धरना प्रदर्शन जारी रखें, उसके बाद
अगर उससे भी कोई बात नहीं बनी तो स्टेट लेवल में शिमला में भव्य रैली, धरना प्रदर्शन, जो भी स्वरूप हो एक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। तो ये हमारा कार्यक्रम रहने वाला है, पर इसको आप प्रचारित करें, घर में बात करें, ताकि उसमें क्या होगा, जब संघर्ष हमारा होगा तो हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हो उसमें, बाकी रिश्तेदार भी हो, क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। अगर भूख हड़ताल करनी पड़ेगी तो कितने दिन हम बैठ पाएंगे। तो हमारे सेकंड लाइन भी बना के रखो कि वो लोग भी शामिल हो, बाकी लोग भी। और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायरीज हैं, अभी एक टूटू में हमारी ब्लॉक की इसी स्तर की बैठक हुई, तो उसमें वहाँ के प्रेसिडेंट थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, एक दो डिमांड्स हमारी कॉमन भी है, उनकी भी हम इंक्लूड करेंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जैसे ही आपका काल आएगा तो हम भी आपके साथ बिल्कुल चलेंगे। और जो एनजीओज की अभी संगठन है जो चुप बैठे हुए डर के मारे, वो प्रिविलेज से डरे हुए, कोई इसलिए कि मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, और आपसे सरकार ने बांटे हुए, उनसे भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा संघर्ष चालू होगा तो उनको भी हम कंपेल करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप आइए। क्योंकि वैसे हमारे से ये बात बनने वाली नहीं, क्योंकि मसले तो सबके एक ही हैं। ड्यूज जो पेंडिंग पड़े वो हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के भी है और पेंशनरों के भी है। तो ज़्यादा ना मैं अपनी बात रखता हुआ, आप लोगों ने सबने सुना भी और आप लोग आए भी इस मात्रा में, और सबका संबोधन भी हम नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा करना। पर आपने जो सम्मान दिया और आपने जो ये दृढ़ता दिखाई है इसमें शामिल होने की, और इनको आप अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट का इनका हाथ मजबूत करें, अरिंदरपाल जी का यहाँ से करें, और जब दोबारा आप मौका देंगे तो हम आपके दर्शन जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई और साथी अपने विचार रखना चाहते हैं तो कृपया मंच पे आ जाएं। धन्यवाद। समय करो, आप भी कर दो। अभी आपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद, ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद। पूर्व कर्मचारी भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई पूर्व कर्मचारी भाई भाई लेके रहेंगे, भाई भाई। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ऐसे लोग ही तो हमारे को चाहिए। यहाँ पर सभी मतलब इसके विभागों के पेंशनर साथी और यहाँ पर जो हमारे अतिथिगण जो आए हुए हैं संयुक्त संघर्ष समिति के, और सभी यूनिटों के पदाधिकारी यहाँ पर आए और आपने अपना समय यहाँ दिया, और यहाँ पर इनके जो इन्होंने जो हमारा संयुक्त संघर्ष समिति का जो आगे का जो एजेंडा होगा उससे इन्होंने यहाँ को हमारे को अवगत कराया है। इसके लिए मैं यहाँ अपनी ओर से यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबका आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक ना ज्वाइंट फोटो लेंगे हम सारे लोग। आ जाओ लेंगे तो आ जाओ।